मैं अपनी क्लास में बैठे हुए या ऑनलाइन देख रहे हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं करा सकता। नीट 2025 एग्जाम कितने टाइम का होने वाला है? 3 आवर्स। सबका गलत है। तो मेरे पास एवरेज बच्चे आते हैं और उन्हीं एवरेज को हम 710 तक स्कोर कराते हैं। कैसे? 2 घंटे में पूरा थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज कर लिया। केमिस्ट्री का बहुत बड़ा चैप्टर है। बताओ कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बहुत अच्छी। पक्का? कितने लोगों की अच्छी नहीं चल रही? कोई बात नहीं, हो जाएगी अच्छी। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की तो अच्छी चल रही है, ठीक है। लेकिन आपको पता है मैं आपसे नाराज हूं। क्यों नाराज हूं बताऊं? बताऊंगा, रुको रुको बताता हूं। सुनो, क्योंकि आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही इसलिए नाराज हूं। क्यों अच्छी नहीं चल रही है? आप बातें नहीं मानते हो। लास्ट टाइम मैंने आपको एक रिवीजन प्लान बताया था, ट्रिपल आर स्ट्रेटजी। आपने अटेंड करी थी वो क्लास? जिसने अटेंड नहीं करा उसने यूट्यूब पे देखा होगा। किस किस ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया? देखो कितने कम लोगों ने फॉलो किया ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कल आकांक्षा मेरे पास आई, आपकी क्लास की स्टूडेंट है। आकांक्षा ने यह बताया कि थर्मोडायनेमिक्स जो मैं 3-3 दिन में रिवाइज नहीं कर पाती थी, ट्रिपल आर स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद मैंने सिर्फ, हाँ आकांक्षा, 2 घंटे में पूरा थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज कर लिया। केमिस्ट्री का बहुत बड़ा चैप्टर है। यह फायदा है ट्रिपल आर स्ट्रेटजी का, और आप उसको फॉलो नहीं करते हो। इस स्ट्रेटजी को अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, किसी भी चैप्टर को आप 2 से 3 घंटे में परफेक्टली रिवाइज कर सकते हो, और ऐसा रिवीजन भूलेंगे नहीं। लेकिन आप क्या, सर को क्या पता है हमारी समस्याएं क्या है? सर को तुम्हारी समस्याएं सारी पता है, ठीक, और सर ही सोल्व कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखो। तुमसे होगी भी नहीं, क्योंकि पिछले 10 महीने में नहीं हुई है तो लास्ट के 2 महीने में भी नहीं होगी, ठीक। तो जो बच्चा अभी तक ये वीडियो नहीं देखा, पहले तो ये वीडियो देखो, और इसका परफेक्ट प्लान मैंने आपको 1 मार्च से 30 अप्रैल तक बना के दिया है। इसको अच्छे से फॉलो भी करो। अगर आपने सिर्फ इसको अच्छे से फॉलो कर दिया, और जो आज मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि हम नीट 2025 एग्जाम के लिए मेजर टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये 2 स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो कर ली, हर उस बच्चे का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा जो इन बातों को अच्छे से लास्ट के 2 महीने में फॉलो करेगा। देखो मैं बिल्कुल क्लियर हूं, मेरे थॉट्स में बहुत क्लैरिटी है। मैं अपनी क्लास में बैठे हुए या ऑनलाइन देख रहे हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं करा सकता, लेकिन मैं हर उस बच्चे का 101% सिलेक्शन करा सकता हूं जो मुझे अच्छे से फॉलो करेगा। अगर आप फॉलो करेंगे तो सिलेक्शन होगा श्योर, नहीं करेंगे तो उसका रिस्क आपका है। मेरा काम है स्ट्रेटजी बताना। अब आकांक्षा ने अच्छे से फॉलो किया, उसका एक चैप्टर 2 घंटे में हो गया, जो 3-3 दिन से रिवाइज नहीं कर पा रही थी। आपका भी होगा, आपकी तो फ्रेंड है, आपकी तो क्लासमेट है, आप भी ट्राई करो। नहीं? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 5 मार्च को आपका पहला मेजर टेस्ट है, बीट टेस्ट सीरीज का। रेडी हो आप इसके लिए? क्या, कैसे रेडी हो? रिवीजन कर लिया? नहीं किया? करना भी नहीं है। बिना रिवीजन के टेस्ट देने सारे मेजर टेस्ट। देखो हर टीचर, हर कोई टॉपर, हर कोई गार्जियन, पेरेंट्स, आपका बड़ा भाई बहन आपको यह कहता मिलेगा कि रिवीजन के बिना तू टेस्ट नहीं देगा तो तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन अब मेरे पास जो बच्चे आते हैं, एवरेज बच्चे ही आते हैं। आप ड्रॉप पर जो स्टूडेंट आ रहा है, अगर वो अच्छा होता तो पिछली साल सिलेक्शन हो जाता। ड्रॉप क्यों कर रहा है? क्योंकि पिछली साल नहीं हो पाया। तो मेरे पास एवरेज बच्चे आते हैं और उन्हीं एवरेज को हम 710 तक स्कोर कराते हैं। कैसे? 690, 697, 705 कैसे स्कोर करा लेते हैं? स्ट्रेटजी से तो करवाते होंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, अगर आपको एवरेज से एवरेज रहना है वो करो जो सारी दुनिया बोल रही है। अगर आपको एवरेज से टॉपर बनना है तो अलग करो। अलग क्या करना वो मैं बताऊंगा, ठीक। तो कोई भी बच्चा टेस्ट से पहले रिवीजन ना करे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। अब 5 मार्च से पहला मेजर टेस्ट हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। इस मेजर टेस्ट में मान लीजिए किसी बच्चे के 400 आते हैं, 450 आते हैं, 500 आते हैं, 550 आते हैं, जितना भी मार्क्स आपका आएगा, मैं जो प्लान आपको बताऊंगा उसको फॉलो करते हुए आप अपना स्कोर 680 प्लस तक इंप्रूव कर सकते हो, 700 प्लस तक इंप्रूव कर सकते हो, ठीक।
और मैं कुछ नहीं, एक तो RRR स्ट्रेटजी बताई है और एक आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है ना। तो 5 मार्च से आपके आई थिंक 30 अप्रैल तक ना 12 मेजर टेस्ट होंगे। इन मेजर टेस्ट में हर टेस्ट में हम अपना स्कोर इंप्रूव करते चलेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, अपना मार्क्स बढ़ाएंगे, ठीक। वो कैसे? स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। देखो, सबसे पहले स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे, नीट 2025 एग्जाम में आपको कितना टाइम दिया जाएगा? नीट 2025 एग्जाम कितने टाइम का होने वाला है? 3 आवर्स। सबका गलत है। 4 घंटे, ये भी गलत है। 5 घंटे। हाँ, नीट 2025 एग्जाम 4.5 घंटे का होने वाला है। पता आपको? नहीं पता। क्यों नहीं पता? ये पता होता तो पिछले साल सिलेक्शन हो जाता। पिछले साल भी 4.5 घंटे का हुआ था। क्यों? क्योंकि आप प्रिपेयर होते हो 3 घंटे के लिए और वहां बैठाया जाता आपको 4.5 घंटे। आप में से जितने भी ड्रॉपर है, लास्ट ईयर हर बच्चे ने 12:30 बजे एंट्री ले ली होगी। पेपर के 3 घंटे ज्यादा खतरनाक नहीं है, वो 1.5 घंटा ज्यादा टॉर्चर करता है। तो इसलिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। किसी भी कोचिंग में आपको यह नहीं बताया जाता कि साइकोलॉजिकली आपको एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर्ड रहना है। इसीलिए आप पेपर में फेल हो जाते हो, आप उतना स्कोर नहीं कर पाते जितना आप डिजर्व करते हो। तो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहेंगे ना, अपने आप मार्क्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपकी ये हैबिट होनी चाहिए, कोई भी मेजर टेस्ट, बीट टेस्ट सीरीज का आप अटेम्प्ट करेंगे, उस टेस्ट में आप 4.5 घंटे की अपनी सीटिंग बनाएंगे। 4.5 घंटे की नहीं बना सकते, कम से कम आपकी 4 आवर की सीटिंग होनी चाहिए। यानी अगर आप इवनिंग में 2 बजे टेस्ट देने आ रहे हैं, आपको 1 बजे अपने क्लासरूम में आके बैठ जाना चाहिए। सर 1 घंटे में तो मैं और रिवाइज कर दूंगा। कुछ नहीं रिवाइज होगा, आज तक नहीं हुआ है, आज भी, कल भी नहीं होगा। आप आओ, आराम से खाना खा के आओ, 1 बजे आकर के बैठ जाओ और फिर 1 बजे आके बैठने के बाद यह सोचना कि मैंने क्या क्या नहीं पढ़ा, मुझे क्या क्या नहीं आता है, वो क्या क्या कारण है जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा आप करते हो ना? नहीं। उस टाइम पे आपको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में सोचना है। जैसे हो सकता है कोटा आने के बाद इस साल आपकी केमिस्ट्री इंप्रूव हुई हो, ये एक अच्छी बात है, इसके बारे में सोचना है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार आपको अच्छे टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी पता चली है, इस बारे में सोचना है। आपको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छे रिवीजन प्लान के पता चला है, आपको रिवीजन करने के अच्छे मेथड पता चले हैं, आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना आपने सीखा है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करना सीखा। ये अच्छी बातें सोचनी है। आप अपने लाइफ की कोई और अचीवमेंट सोच सकते हो, आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली में कोई खुशी की बात है उसके बारे में सोच सकते हो। क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव आप 1 से 2 के बीच में रहेंगे, उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपकी 2 से 5 के बीच में आएगी। आप बताओ किसने बताया आपको ऐसी कहानी? सब ये कहते हैं 2 से 5 के बीच में पहले केमिस्ट्री करना, फिर फिजिक्स करना, बायो करना, अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है पहले फिजिक्स करना। सब कहानी यहां से स्टार्ट करते हैं ना, लेकिन कहानी तो 12:30 बजे स्टार्ट हुई है। पेपर 2 बजे स्टार्ट नहीं हुआ, पेपर तो 12:30 बजे स्टार्ट हो गया। और पहले उस 1.5 घंटे में है ना आपका सिलेक्शन होना या नहीं होना क्लियर हो जाता है। आप में से जो ड्रॉपर स्टूडेंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को जब आप 2 बजे से पहले पेपर के लिए इंतजार कर रहे थे, उस टाइम आपको लग गया होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। घबराहट हो गई होगी, जिसको घबराहट हुई उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसको नहीं हुई उसका हो गया। तो यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी तो मैं हर साल, हर बार, हर महीने आपको बताता रहता हूं। आप अपने अंदर एक तो टाइमिंग, भाई 4 घंटे की सीटिंग मेरी होनी चाहिए, दूसरा टेम्परामेंट, तीसरा एग्जाम से पहले पॉजिटिव सोचना, ये चीजें डेवलप कर लो। अगर वो 1 घंटा आप लॉन्ग ब्रीदिंग करते हुए अच्छा सोचते हैं, कूल रह करके बिल्कुल अपना टेम्परामेंट मेंटेन करते हुए बैठे रहते हैं, तो आपकी 2 से 5 एफिशिएंसी वैसे ही बढ़ जाएगी। ठीक। अब 2 से 5 के बीच में क्या करना वो बात करते हैं। जब भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, पेपर जैसे ही स्टार्ट हुआ, बहुत सारे बच्चों की आदत है पेपर स्टार्ट होने से पहले ऐसे ना, ऐसे देखने लग जाते हैं कौन से क्वेश्चन। नहीं, आपको 3 घंटे प्रॉपर मिलेंगे और परफॉर्म उसी में करना है, पहले कुछ नहीं होने वाला है। ठीक। तो 2 से 5 के बीच में जब पेपर ओपन करने का बोला जाए तभी ओपन करेंगे, और पेपर ओपन करते ही सबसे पहले पेज पलटेंगे, क्या मेरे 180 के क्वेश्चन पूरे हैं, कहीं पे कोई पेज मिसिंग तो नहीं है, कहीं पे कोई पेज पे मिस प्रिंट या खाली तो नहीं है, वो चेक करो।
फिर उसके बाद पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। पेपर जब भी अटेम्प्ट करेंगे पहले बायो करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स करना है। आपको दुनिया का कोई भी महान आदमी आके ये बोल दे कि अगर तेरी फिजिक्स अच्छी है पहले तो फिजिक्स कर सकता है, नेक्स्ट ईयर पक्का ड्रॉप कराने की प्लानिंग करके आया है वो। और बहुत सारे कोचिंग के टीचर, मतलब होता ना कि मैं हूं, मुझे ही पता है, मैं ही महान हूं, उस टाइप के लोग बोलते हैं और बच्चे उनकी बात ही मान लेते, क्योंकि बच्चा 17, 18, 19 साल का, उसको पता ही नहीं है। पहले आपको बायो करनी है। अगर बायो आप करेंगे ये आपके लिए इजी होती है, स्कोरिंग है, कम टाइम लगता है, यहां से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा आप केमिस्ट्री करेंगे, सर मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, सर फिजिक्स में मैं जल्दी सोल्व कर देता हूं, फिर भी आप केमिस्ट्री करेंगे। आप कितना ही जोर लगा ले, आप फिजिक्स से कम टाइम केमिस्ट्री में ही लगेगा। ठीक है, तो सीक्वेंस ये होना चाहिए। फिर इसके बाद हमें पेपर को 3 अटेम्प्ट में करना है। सबसे पहला अटेम्प्ट हमारा, हम इसमें ओनली इजी क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है सर हमें तो सारे इजी लगते हैं, है ना, पता ही नहीं चलता कौन सा इजी है कौन सा टफ है। पता चलेगा, उसका भी मेथड मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अभी 1-2 टेस्ट आप प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं बताऊंगा। पहले आप ट्राई कर लो, क्योंकि थोड़ा सा अपने अंदर भी तो होता ना कि मुझे सर से ज्यादा नॉलेज है, होता है थोड़ा। मतलब इस एज में आपसे ज्यादा जो नॉलेज है सिर्फ आपके फ्रेंड को है, आपके पेरेंट्स को तो बिल्कुल ही नहीं है, वो तो गधे हैं एकदम। और आपका टीचर ठीक है, नॉलेज है, लेकिन मेरे फ्रेंड से ज्यादा नहीं है टीचर को भी। ये आपका माइंडसेट होता है। लेकिन आप यकीन करो, इस एज में आओगे ना, जितना दोस्त पे विश्वास करे ना उतना ही रिग्रेट भी होगा। फिर पेरेंट्स और टीचर की एज में आओगे ना उतना ही रिग्रेट भी होगा। तो मैं क्लियर बता देता हूं, जो बातें बोल रहा हूं वो चुपचाप आंखें बंद करके फॉलो करनी है। आंखें बंद, कान खुले। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट में इजी क्वेश्चन करेंगे, ओनली वो क्वेश्चन जो देखते ही हो जाए। जैसे बायो के क्वेश्चन होते हैं, ठीक, कुछ क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं, लेकिन बायो में भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन करने का मतलब है जो क्वेश्चन हम इजीली 20 से 30 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगर आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन याद होगी या श्वार्ट्ज रिएक्शन पूछिए, नेम रिएक्शन याद होगी तो 1 मिनट में बता देंगे, उसमें क्या सोचना है। अगर नहीं याद होगी तो नेक्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे उसको सोच के। ठीक, ऐसे ही बायो में, फिजिक्स में भी क्वेश्चन होते हैं। सेकंड अटेम्प्ट में हम मीडियम क्वेश्चंस करेंगे। मीडियम क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो आपको आता है लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रिएक्शन का 1-2 स्टेप लिख के देखना पड़ेगा। बायो के लेंथी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है उनको। ये क्वेश्चन वो हो जाएंगे जिनमें हमें 40 से 50 सेकंड लगेगी। और ऐसा कोई क्वेश्चन जो 1 मिनट या उससे ज्यादा टाइम खाएगा वो हम थर्ड अटेम्प्ट में करेंगे। ठीक, 1 से 2 मिनट वाले। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नीट एग्जाम में जनरली नहीं आता है जिसमें 2 मिनट से ज्यादा लगती है। ठीक, ये मेथड होना चाहिए। और अब आप देखो, अगर मान लीजिए कोई बच्चा इस स्ट्रेटजी के साथ पेपर सोल्व करता है, आप खुद बताना मेरे को, आप पहले अटेम्प्ट में बायो के कितने क्वेश्चन कर देंगे? बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स कितने अटेम्प्ट कर लेंगे? 70 हर बच्चा कर लेगा। 70 क्वेश्चन हो गए। केमिस्ट्री के 30 तो सबसे हो ही जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 25 बोलो, शर्माओ मत, खुल के बोलो, 25। और फिजिक्स में 15। कितने क्वेश्चन हो गए? कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 110 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, टाइम बताना, इन 70 क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा? 25 मिनट। और इनमें अच्छा 20 मिनट लगेगी। तो इनको पहले अटेम्प्ट में क्यों कर रहे हो? हाँ ठीक है, 15 मिनट ठीक है। 25 और 15 40। और इन 15 क्वेश्चन को 10 मिनट उनकी जोड़ दो। 50 मिनट में 110 क्वेश्चन हो गए। 2 घंटे और 10 मिनट बचा है, 70 क्वेश्चन और करने हैं बस। कभी बचा इतना टाइम? चलो 10 मिनट और एक्स्ट्रा ले लो, 1 आवर मान लो। 1 आवर 110 क्वेश्चन, सही है। नेक्स्ट, अब दूसरे अटेम्प्ट में जब आप क्वेश्चन करोगे, बायो के आराम से 15 हो जाएंगे, और मेरे ख्याल में 15 ही केमिस्ट्री के हो जाएंगे, और फिजिक्स के 15 ही फिजिक्स के हो जाएंगे इस बार। इसमें भी 1 ही घंटा लगेगा। कितने हो गए? 45।
हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताओ। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ये बचे हैं, 5 क्वेश्चन इसके बचे और इसके बचे हैं 15 क्वेश्चन, है ना? गलती कर दी कुछ? तो 25, ये 1 घंटे में 25 क्वेश्चन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? आराम से कर सकते हो। लेकिन आप क्या नहीं, एक क्वेश्चन के जाके स्टक हो जाना है। मेरे सर ने बताया था कि ये कॉन्सेप्ट मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता और तेरे से अच्छा कोई इसको सोल्व नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी करूंगा। अगर अभी नहीं किया मैंने, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। खूब इज्जत होगी जब सिलेक्शन नहीं होगा, फिर ड्रॉप करेंगे। ठीक भाई, ऐसा मत करो, क्वेश्चन के साथ जिद मत करो। जिद करनी है अभी कर लो। नीट में 4 मई को जिद नहीं करेंगे। जिसने जिद की थी उसने नुकसान उठाया है। जरूरी नहीं है कि हर बार 720/720 आए। कई बार एग्जामिनर मेरी तरह जिद्दी भी हो सकता है, नहीं आने दूंगा किसी का 180। अब अगर एग्जामिनर ने ठान लिया कि इस बार मुझे 700 से ऊपर नहीं जाने देना, तुम्हारी क्या औकात है? टीचर्स की औकात नहीं है। एग्जामिनर पेपर एग्जाम बनाने पे आ जाए ना, कोटा के सारे टीचर मिलकर 720 नहीं ला पाएंगे। और हुआ ऐसा कई बार नहीं, हर साल होता। 3-4 क्वेश्चन करेक्शन मिलते हैं लीडर्स के, जो अपने आप को कोचिंग का लीडर बताते हैं, उनके 3-4 क्वेश्चन हर साल करेक्शन मिलते हैं और फिर 26 बच्चे उनके 720 लाते हैं। है ना चमत्कार? तो ये आपको नहीं करना। जब मतलब एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन बनाने पे छान ली ना कि 700 से ऊपर नहीं जाने देना, तो तुम्हारी क्या औकात? रिस्पेक्ट करो भाई, तुमसे बड़ा है एज में, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, पेपर उसने सोच समझ के बनाया है। ठीक, तो किसी भी क्वेश्चन पे हमें स्टक नहीं होना है, आगे बढ़ जाना है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, एक क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया, मुझे बफर सॉल्यूशन बहुत अच्छे से आता है, मैंने क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया, 2 मिनट वेस्ट हो गई। 2 मिनट के बाद लगता है यार 2 मिनट और लगा दी, 1 मिनट में और कुछ नहीं जाता, बाद में करूंगा इसको। फिर आप 2 मिनट और लगाते हो, फिर भी सोल्व नहीं होता ना, फिर आता जय माता दी, है ना? फिर जय माता दी लगा के इसमें -1 पाते हो आप। सोचो अगर आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते, ये 2 मिनट बच जाती, जो कई बार अपना 3-4 क्वेश्चन भी सोल्व करा देती है। 3-4 छोड़ो, इन 2 मिनट में 2 ही क्वेश्चन करते और सही कर लेते, 8 नंबर तो ये आए, और एक यहां से 4 ये गए और 1 ये गया, 5 ये खो दिया, 13 नंबर का लॉस कर दिया। 13 नंबर का लॉस का मतलब हो गया 13,000 रैंक पीछे चली गई। ऑल इंडिया कोटा में 25,000 के बाद एडमिशन नहीं मिलता जनरल कैटेगरी में। बताओ कैसे होगा? नहीं समझे? थोड़ा सा अपना लॉजिकल ब्रेन ओपन रखो। तुम्हें अगर लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने से सिलेक्शन होगा, तुमने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी, नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा। गलत फहमी में मत जियो, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, हमें पेपर में किसी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है और 3 अटेम्प्ट में ही करना है। हमें डिवाइस क्लासेस का पहला मेजर टेस्ट जो आपका 5 मार्च को हो रहा है, उसको नीट एग्जाम मान के करना है और 3 अटेम्प्ट में सोल्व करना है। मैं फिर भी कहूंगा, आप हर मेजर टेस्ट जब 3 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के आपका नीट का एग्जाम 2 अटेम्प्ट में सोल्व हो पाएगा, तब जाकर के। और 2 अटेम्प्ट जो बच्चा कर लेगा कंप्लीट, उसका सिलेक्शन 101% कम से कम 660 मार्क्स के साथ होगा, कम से कम 660। इतने तो बहुत है, क्योंकि मैं खुद ही बोल रहा हूं इस बार नीट में 620 पे सिलेक्शन हो जाएगा, 660 में तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो आपको हर मेजर टेस्ट को 3 अटेम्प्ट में करने की कोशिश करनी है। इसका मतलब सिलेक्शन तो यहीं से हो जाएगा। ठीक, कर लोगे ऐसे? और जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, पहले अटेम्प्ट का आपने बायो का पेपर अटेम्प्ट किया, इसकी OMR साथ ही भर दो। और इसकी OMR भरते टाइम पता क्या करना, इधर उधर भी देखना बाकी क्या कर रहे हैं। और क्या करोगे? लॉन्ग ब्रीदिंग करना है, बिल्कुल सही। जब आप OMR भरते हो ना, ये नहीं चाहे 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लॉन्ग ब्रीदिंग से क्या होगा, आपका ब्रेन बिल्कुल खाली हो जाता है एकदम। देखो, ब्रेन में जितनी ऑक्सीजन रहेगी उतना ज्यादा एनर्जी होगी, उतना फोकस के साथ वो काम करेगा। अगर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो फोकस नहीं हो पाएगा, और फोकस नहीं हो पाएगा तो केमिस्ट्री बिगड़ जाएगी। तो पहले बायो की 70 क्वेश्चन किए, 5 मिनट इसकी, 10 मिनट इसकी OMR भरने में लगेंगे, साथ के साथ भर दो। फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, फिर इसकी OMR साथ के साथ भर दो, 5 मिनट इसमें लगेंगे, फिर 3 मिनट इसकी OMR में लगेंगे। अरे सोचो, अगर आपको पेपर में 5-5, 10-10, 3-3 मिनट के ब्रेक मिलने लग गए, तो वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेश माइंड से नहीं होगा। फिर जब सेकंड अटेम्प्ट करोगे, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट का हर क्वेश्चन साथ के साथ भरते चलो।
क्योंकि मेजॉरिटी पेपर तो सोल्व हो चुका है। अरे आप 60% पेपर तो ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, अब घबराने की क्या जरूरत है। 40% बचा है, 2 घंटे बचे हैं। 60% पेपर सोल्व हो गया हमारा पहले 1 घंटे में, 40% पेपर बचा है और 2 घंटे है। यही तो स्ट्रेटजी है। नहीं, और पेपर ये मान के चलो बहुत इजी आने वाला है। इजी का मतलब पता है क्या है? 180 में से 140 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, इस क्लास में बैठा हर बच्चा सोल्व कर सकता है, यानी 560 मार्क्स हर बच्चा ला सकता है। और बचे हुए 40 क्वेश्चंस थोड़े से ठीक आएंगे, उनमें से 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, हो सकता है इस क्लास में बैठा हुआ कोई बच्चा उनको सोल्व ना कर पाए। मतलब मैं हर बच्चे की नहीं कहता, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे बच्चे कर देंगे, क्योंकि टफ आप जल्दी करते हो, इजी में आप गलती करते हो। तो इन 10 को छोड़ देना। 140 तो वो जो बिल्कुल इजी आएंगे और 30 वो जो मीडियम आएंगे, जिनको एग्जामिनर आपसे एग्जाम में मिस्टेक कराने की कोशिश करेगा। ये 170 अच्छे से कर लो, ये 170 अच्छे से कर लोगे ना, हो जाएगा सिलेक्शन। ये 10 मत करो, बिकॉज एग्जाम इज नॉट ए सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम इज ए रिजेक्शन प्रोसेस। एग्जामिनर आपको रिजेक्ट करना चाहता है। आप एग्जामिनर के टफ, लेंथी, कैलकुलेटिव, एक्स्ट्रा पार्ट के क्वेश्चन को स्किप कर दो, अपने आप सिलेक्ट हो जाओगे। नहीं समझे? जितना ज्यादा आप क्वेश्चन के स्टक करेंगे, उतना ज्यादा आप नुकसान में जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिजेक्ट करना अगर आपको नहीं आया फिर प्रॉब्लम है। क्वेश्चन रिजेक्ट कैसे करना है, वो यहां से 3 अटेम्प्ट स्ट्रेटजी से सीखना है। ठीक कर देंगे? एग्जाम अटेम्प्ट करने का मेथड हो गया, स्ट्रेटजी हो गया, OMR भरने का मेथड हो गया। अब फिर भी कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि सर मेरा पेपर पूरा नहीं हो पाता, मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पाता, मुझे पता ही नहीं चलता कि किस क्वेश्चन को कौन से अटेम्प्ट में करना है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो आज से एक आदत बनाओ, डेली आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन करोगे। रिवीजन चल रहा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं इस वीक केमिस्ट्री करूंगा, इस वीक बायो करूंगा, इस वीक में फिजिक्स करूंगा। गलत है। डेली तीनों सब्जेक्ट का करना है, जैसे मैंने RRR स्ट्रेटजी में बताया है। और जब रिवीजन करेंगे, डेली तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, चाहे आप 20-20 क्वेश्चन ही क्यों ना करो। और इन क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करेंगे, हम 2 से 5 के बीच में करेंगे, ये भी आदत बना लो, क्योंकि इस टाइम पे नींद आती है। रिवीजन करने वाली चीज इस टाइम पे रिवाइज अच्छे से नहीं हो पाती। रिवीजन करने वाली चीज को है तो सुबह करो या शाम में 5 बजे के बाद करो, चाय पीने के बाद। इस बीच आप ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक तो टाइम बचेगा, और दूसरा ब्रेन की हैबिट बनेगी कि 2 से 5 के बीच में कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन करने हैं, रिमाइंड करना है, फॉर्मूला याद करना है, एनसीईआरटी की लाइन सोचनी है कहां लिखी थी, एनसीईआरटी का डायग्राम रिमाइंड करना, ग्राफ रिमाइंड करना है। ये हैबिट बनेगी ब्रेन की। एक बुक है पावर ऑफ हैबिट, वो ये कहती है जो आप लास्ट डे करना चाहते हो, पहले दिन से शुरू कर दो। मैंने देखा है, विराट कोहली को मैंने देखा है, पूरी जिंदगी फुटबॉल खेला और एकदम 19-20 की उम्र में आके क्रिकेटर, बहुत अच्छा क्रिकेटर बन गया। और रोनाल्डो क्रिकेट खेलता था। यह है पावर ऑफ हैबिट। अगर आप यहां पे रटते रहोगे 2 से 5 के बीच में, और आप सोच रहे हो 4 मई को आप 2 से 5 के बीच में धड़ाधड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वो सिर्फ आपका एक सपना है, झूठा नहीं। तो आपको 2 से 5 के बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो यहां भी डेली टेस्ट मत करो, टेस्ट 12 बहुत, अपने 12, 15, 16 टेस्ट बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा है। ज्यादा टेस्ट मत करना, ज्यादा टेस्ट करने में भी नुकसान है। 10, 12, 15, 12 से 15 टेस्ट बहुत होते हैं। 20 कर लो, किसी के ज्यादा ही दिक्कत हो रही, दूसरी कोचिंग का भी करना है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि टाइम भी तो 60 दिन है ना, एनालिसिस भी तो जरूरी है। ठीक, फिर इस बीच में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, या जैसे मैंने RRR स्ट्रेटजी में बताया था वैसे क्वेश्चन करोगे। पहला पॉइंट, डेली पीसीबी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। दूसरा पॉइंट, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 2 से 5 के बीच में, आपको यह मान के करना आप टेस्ट का क्वेश्चन कर रहे हो। मान लीजिए आपने फिजिक्स से 30 क्वेश्चन डिसाइड किए, तो इनके लिए आप ना 35-40 मिनट रख दो कि मैं 40 मिनट में सारे क्वेश्चन कर दूंगा। एक क्वेश्चन आपने सोल्व किया, आपसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाओ। दूसरा भी नहीं हो रहा, तीसरे पे, तीसरा भी नहीं हो रहा, चौथे पे। स्टक नहीं होना 30 क्वेश्चन में, ऐसा मान के करना जैसे नीट के ही क्वेश्चन है। ठीक, और जब ये क्वेश्चन आप करोगे, इनमें एक हैबिट बना लो, गिवन क्या है वो लिखो, और टू प्रूव यानी फाइंड आउट। मतलब ऐसा लिखना नहीं है, मतलब रफली, भाई फोर्स इतना दिया है, फोर्स दिया 5, यूनिट भी नहीं लिखनी इसकी, मास इतना दिया है, एक्सेलरेशन नहीं दिया, फोर्स इक्वल टू एम का फॉर्मूला, मतलब ऐसे। समझे कि नहीं समझे? ये गिवन है, और फिर अपने
अगर आप गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है ये लिख लोगे, 95% क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। ये बात मैंने नहीं की, पाइथागोरस जैसे महान लोगों ने बोली है। अगर पढ़ोगे थोड़ा सा आप साइकोलॉजी को, और मैं मुझे कहां नॉलेज यार, मैं उनकी पढ़ के तो बताता हूं तुम लोगों को, कुछ तुमसे सीखता हूं। अपना लेवल देखो, या तो तुम या फिर पाइथागोरस, टोल्स्टॉय है। चलो समझ आ। अब इसके बाद जब आप क्वेश्चन को ऐसे करोगे जैसे टेस्ट में अटेम्प्ट कर रहे हैं, हर क्वेश्चन पे ये लिखना शुरू कर दोगे गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। आपका फिजिक्स का, फिजिकल केमिस्ट्री का, आपका ओवरऑल केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का स्कोर इंप्रूव होने लग जाएगा। आपको आते हुए क्वेश्चन क्यों नहीं होते पता है? आप पेपर में ये सोच ही नहीं पाते कि क्वेश्चन में गिवन क्या और फाइंड आउट क्या करना है। अगर ये मेथड फॉलो करोगे हो जाएगा, वो कर लोगे या नहीं कर लोगे। पेपर हो गया, इसके बाद क्या करेंगे? पेपर का एनालिसिस। पेपर के एनालिसिस में घर जाओगे, जाते ही क्या करना है? दोस्त के रूम में जाना, उसके साथ एनालिसिस करना है। बहुत बढ़िया करता आपका दोस्त, आपके दोस्त से अच्छा एनालिसिस आप भी नहीं कर सकते हैं, विश्वास करना इस बात का। ठीक, अगर कोई अच्छा फ्रेंड है उसके साथ एनालिसिस करने में, डिस्कस करने में मजा आता, अच्छी बात है। अगर टॉक्सिक है, जो कि मोस्टली होते हैं, तो बचना है। भाई सच्चाई को जानो, अब टाइम आ गया है। 10 महीने में कुछ नहीं हुआ दोस्त से, है ना? अभी भी नहीं होगा। ठीक, तो आप जाओ पेपर का एनालिसिस करो। पहले कौन से क्वेश्चन नहीं हुए, क्यों नहीं हुए। दूसरा, कौन से मिस्टेक हुए, क्यों मिस्टेक हुए। आप पाएंगे जब ये एनालिसिस करेंगे, इनमें से 50% से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप टाइम मैनेजमेंट की वजह से नहीं कर पाए, या आप ढंग से पढ़ नहीं पाए। और जो मिस्टेक आपने की है, वो उनमें से 50% मिस्टेक ऐसी होंगी जल्दबाजी में कर दी, ओएमआर गलत भर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, सीली मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन कुछ पढ़ रहे थे सोच कुछ लिया। मतलब आपकी कोई रियल मिस्टेक नहीं है, फालतू की घटिया मिस्टेक। तो 50% ये और 50% ये, यही तो जब ये हर पेपर का एनालिसिस करके जाओगे, नेक्स्ट पेपर में गलतियां कम हो जाएगी, और जितनी गलतियां कम हो जाएगी उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो पेपर का एनालिसिस किया। अब एनालिसिस करने के बाद एक नोटबुक बनाओ मेजर टेस्ट की, सिर्फ मेजर टेस्ट की, जो हम आपको बीट की, आपके टोटल 12 मेजर टेस्ट होने हैं। हर टेस्ट में 180 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 12 180 जा कितना हो गया? 2160 क्वेश्चन बन गया ना। पूरा पेपर इसमें से आएगा। इस पेपर में, इन क्वेश्चंस में जो भी मिस्टेक आपसे होती है, जो पॉइंट आप भूल जाते हैं, जो फॉर्मूला आप भूल जाते हैं, वो अपनी मिस्टेक नोटबुक में नोट कर लो, और एग्जाम से पहले इसको 10 बार रिवाइज कर दो। पूरा पेपर आपका देखा हुआ आएगा, मैं आज बता रहा हूं। बस बीट के 12 मेजर टेस्ट, हर टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस, उसकी मिस्टेक, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चीजें आपको लगता है आप भूल सकते हो, कोई अच्छा क्वेश्चन है जो आपको पसंद आ, वो अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिख लो और बार बार उसको रिवाइज करो। बस हो जाएगा आपका काम। नहीं, सिलेक्शन की गारंटी है। और जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, एक काम और करना है। मान लीजिए किसी बच्चे ने टेस्ट अटेम्प्ट किया और उसके नंबर आए 400। फॉर एग्जाम्पल, 5 मार्च को आपका बीट का पहला मेजर टेस्ट हुआ और किसी एवरेज बच्चे का स्कोर आया 400। अब 400 वाला बच्चा क्या उम्मीद करता है? नीट में कितने आने चाहिए? 700 प्लस आने चाहिए। उम्मीद तो यही रहती है, लेकिन नहीं आएंगे। अगर 400 किसी के पहले मेजर टेस्ट में आ रहे हैं, उसका 620, 630, 640 भी सिलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, बहुत है। आप एक काम करो, पहले टेस्ट में 400 लाओ, फिर हर टेस्ट में कोशिश करो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स बढ़ाने हैं। तो हर टेस्ट के साथ ऐसे 20 मार्क्स कितने हो जाएंगे? 640 हो गए। और बीवाइज के बीट टेस्ट में जो लास्ट में 640 मार्क्स ले आएगा ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं उसका नीट में 680 भी आ जाएगा। आपके ही क्लास का लास्ट ईयर का स्टूडेंट है जीवन का स्कोर आता था 630, एवरेज 630। उसका एक बार बीट में ना 665, पता नहीं 660 इतना आया था एक बार। बाकी कई बार 500 से कम भी आया है, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास सबका वो रखा है स्कोर कार्ड। लेकिन नीट में कितना आया? 690। अगर आप बीवाइज क्लासेस के बीट के मेजर टेस्ट में एवरेज स्कोर करते हैं 600 एवरेज, कभी आपका 550 भी हो सकता है, कभी 650 भी हो सकता है, कभी 580, 620 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका एवरेज 12 टेस्ट में
600 स्कोर आता है, लिख लो नीट में 660 प्लस आएगा मिनिमम। जो बच्चा बीवाइज के बीट के टेस्ट में 620 प्लस कर लेगा वो 670 प्लस तक ले आएगा। अगर आप बीट के टेस्ट में 640 प्लस तक कर सकते हैं तो आप नीट में 700 प्लस तक जा सकते हैं, समझे। और जो बच्चा बीवाइज के बीट के टेस्ट में 500 स्कोर कर लेगा एवरेज, उसका नीट में 600 प्लस आएगा। अब आप देख लो आपको कौन सी कैटेगरी में आना है, ठीक। बाकी मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई दी है, किसी का कोई डाउट आप पूछ सकते हो। इससे कम स्कोर नहीं आएगा आपका। 100 नंबर बढ़ जाते हैं बीट के टेस्ट के स्कोर के साथ, ठीक। अब तो बढ़ रहे हैं। वंश तेरा क्या चल रहा है? अब तो डर नहीं लग रहा है? नहीं पक्का? और किसी को डर लग रहा हो? आप एक दो टेस्ट इस स्ट्रेटजी के साथ करो। ये मैंने आपको बेसिक चीजें बताई है, फिर हम कुछ ना सेशन शुरू करेंगे। मतलब मैं सोच रहा हूं, देखो इस बार ना ज्यादा बच्चे अच्छे भी हैं, आप मतलब अच्छे भी फॉलो कर रहे हैं। मैं क्लास में गालियां देता हूं, मेरी आदत है। अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं, क्लास भी अच्छे से अटेंड की है ज्यादा लोगों ने, और टेस्ट भी रेगुलर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इतनी क्लास कहां भरी थी पिछली बार मेजर टेस्ट में, नहीं थे ना। तो इस बार अच्छा रिस्पॉन्स है। तो जैसा मैंने बोला है 60 प्लस सिलेक्शन, ये टारगेट मुझे इजी नजर आ रहा है। बस आपका इतना साथ चाहिए, RRR स्ट्रेटजी वाली वीडियो फॉलो कर लेना और आज की अपनी टेस्ट स्ट्रेटजी वाली वीडियो फॉलो कर। बाकी लठ में मारता रहूंगा टाइम टू टाइम, वो मेरा काम है, चिंता मत करो। अब मैं फ्री हो जाऊंगा, मेरी एक क्लास बची है, बिल्कुल टेंशन फ्री, ठीक। खाली टाइम पास करता घूमूंगा इधर उधर, कभी कौन पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैमरे देखूंगा, ठीक ठीक है ना। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है भाई, 5 मार्च के लिए तैयार हो गए, आ जाओ बिना रिवीजन किए। अच्छा, टेस्ट से पहले रिवीजन नहीं करना है, नहीं करना है। मार्क्स कम आते हैं, आपके पेरेंट्स से मैं बात करूंगा। आप अगर टेस्ट से पहले रिवीजन करेंगे तो आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे। टेस्ट से पहले रिवीजन नहीं करेंगे तो भले ही टेस्ट में मार्क्स ना भी आए, लेकिन नीट में पक्का आएंगे, ठीक। चलो फिर, थैंक यू।